गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रहा हूं। एक्चुअली आज जिस टाइम आपकी क्लास है उस समय ट्रेन है, दिल्ली आना है क्योंकि आज नीट का रिजल्ट आया है और उसका सेलिब्रेशन कल जोरदार तरीके से होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं धमाकेदार तरीके से। कल मैंने आपको बताया था ना, रात से बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीडियो मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से कल मिलना है। तो आज उनके लिए सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कल आपके लिए सेलिब्रेट करने आएंगे। तो तैयार हो इस चीज के लिए। याद रखना, उन्होंने फॉलो किया था, कुछ नहीं आता था 11 तक, तब भी सिलेक्ट हो गए, 600 क्रॉस कर गए। आप भी यदि फॉलो करोगे, इधर उधर नहीं भटकोगे, तो बिल्कुल आप भी सिलेक्ट हो जाओगे। बस इस चीज को याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में आप मुझे बताओ, हम क्या पढ़ रहे थे? स्प्लाइसिंग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? स्प्लाइसिंग पढ़ रहे थे। और मुझे बताओ, स्प्लाइसिंग का हमने क्या मतलब बोला था? स्प्लाइसिंग, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? स्प्लाइसिंग की। तो आप मुझे बताओ, स्प्लाइसिंग को हमने क्या बोला था? बताओ जरा जल्दी से। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। क्या बोला था हमने? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन का मतलब जो इंटरफियर करता है, जो कोई काम नहीं करता, नकारा है। समझ में आ गया? कोई काम नहीं करता, इसको हम क्या बोल देंगे? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, बताओ जरा क्या बोल देंगे हम? एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन वो है जो एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस कर रहा है मतलब आप मुझे बताओ जरा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। समझ में आ गया? तो एक्सप्रेशन का मतलब यहां पर आप समझना बहुत अच्छे से। इस चीज को एक हम बॉक्स बना लेते हैं, ये हम बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय जीन एक्सप्रेशन? लिख लें तो देखो जरा जल्दी से हम यहां पर लिख लेते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे से समझना। जीन तो आप जानते हो, जीन और सिस्ट्रॉन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। जीन का मतलब क्या होता है? डीएनए का वो पार्ट जो कोई भी आरएनए बनाया उसको हम क्या बोल देते हैं? जीन। लेकिन सिस्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाता है? जो केवल एमआरएनए और उससे प्रोटीन बनाए वो क्या कहलाएगा? सिस्ट्रॉन। हर सिस्ट्रॉन जीन हो सकता है लेकिन हर जीन सिस्ट्रॉन नहीं हो सकता। सभी को समझ में आ गया? तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले आप मुझे बताओ जरा, डीएनए, डीएनए से क्या बनना? आरएनए, और आरएनए से क्या बनना? प्रोटीन। समझ में आ गया? आरएनए से क्या बनना? प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, बताओ जरा जल्दी से, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, फटाफट आप मुझे बताओ, जीन एक्सप्रेशन। बिल्कुल सही, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। सभी को याद रहेगा? तो ये जीन एक्सप्रेशन है। सभी को समझ में आ गया? ये क्या है? जीन एक्सप्रेशन है। तो जो पार्ट एक्सप्रेस करता है उसको बोल देंगे एक्सॉन, जो एक्सप्रेस नहीं करता, इंटरफियर करता है, उसको बोल देंगे इंट्रॉन। जो एक्सप्रेस करता है उसको क्या बोल देंगे? एक्सॉन। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ, एक्सॉन को हम क्या बोलेंगे? बताओ जरा जल्दी से। एक्सॉन का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सप्रेसिंग पार्ट। एक्सप्रेसिंग पार्ट कहां पर? इन एमआरएनए। जो एमआरएनए में पार्ट एक्सप्रेस करता है उसको हम क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, एक्सॉन। और जो पार्ट एक्सप्रेस नहीं कर पाता, समझ में आ गया? नॉन एक्सप्रेसिंग पार्ट। नॉन एक्सप्रेसिंग पार्ट, सभी को क्लियर हो गया? नॉन एक्सप्रेसिंग पार्ट इन एमआरएनए क्या बोल देंगे? आप मुझे बताओ जरा, क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। इंट्रॉन्स। ये इंटरफियर कर रहा है ना? क्या कर रहा है? इंटरफियर कर रहा है। अब इस इंटरफियर करने वाले को हमको निकालना है। इस इंटरफियर करने वाले को हमको क्या करना है? निकालना है। चलो यहां पर मैं इस तरीके से बना देता हूं। मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया? मान लो ये एमआरएनए है, दिस इज एमआरएनए। ये क्या है? जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज एमआरएनए। क्लियर हो गया? इसको मैं क्या बोल दूं? दिस इज एमआरएनए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोल देंगे हम इसको? एमआरएनए। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, इस एमआरएनए में एक पार्ट जो है, कुछ पार्ट आप मुझे बताओ कैसा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ये पार्ट मैंने बना दिया। ऐसा कोई सर्कल नहीं होता, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या कर रहा है? अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? आप मुझे बताओ जरा। एक्सप्रेस कर रहा है। और इसको थोड़ा सा साइड में खिसका लेते हैं। ये देखो जरा, इस तरीके से खिसका लिया। तो ये वाला पार्ट क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन, this is axon and this is also axon।
बात समझ में आ गया। और जो पार्ट बीच में इंटरफियर कर रहा है, दिस इंटरफियरिंग पार्ट इज कॉल्ड एज इंट्रॉन। इंट्रॉन, इस इंट्रॉन को रिमूव करना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। सभी को समझ में आ गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, स्प्लाइसिंग बोल देंगे। सभी को अच्छे से समझ में आया। तो यहां पर आप मुझे बताओ हमको क्या करना है, इनको रिमूव करके, इसको रिमूव करके इन तीनों पार्ट को हमको क्या करा देना है, ज्वाइन करा देना है। चलो इस तरीके से ज्वाइन करा दे, चलो ऐसे ज्वाइन करा देते हैं, ये कॉपी कर लिया, समझ में आ गया। इस तरीके से क्या कर देते हैं, इन तीनों पार्ट्स को ज्वाइन करा देते हैं। देखो जरा कौन कौन से पार्ट ज्वाइन हो गए, केवल और केवल एक्सॉन। कौन से पार्ट ज्वाइन हो गए आप मुझे बताओ जरा, एक्सॉन। कौन से पार्ट ज्वाइन हो गए, सारे एक्सॉन ज्वाइन हो गए और इंट्रॉन्स रिमूव हो गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। और आप मुझे बताना ये काम कौन कर रहा है, स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस को लिख दूं, इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा स्प्लाइसिंग। क्या बोलूंगा आप मुझे बताओ जरा, स्प्लाइसिंग। और ये स्प्लाइसिंग करने का काम कौन करता है, स्प्लाइसियोसोम। कौन करता है, स्प्लाइसियोसोम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ में आ गया। कौन करता है, स्प्लाइसियोसोम। अब ये स्प्लाइसियोसोम क्या होता है वो हमको पढ़ना है, समझ में आ गया। स्प्लाइसियोसोम क्या होता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो। तो ये पूरा क्लियर हो गया, ये काम कौन कर रहा है, स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसिंग करने का काम कौन कर रहा है, स्प्लाइसियोसोम। क्लियर है, तो आगे हम देख लें स्प्लाइसियोसोम क्या होता है, लिख लें, हेडिंग डाल लें। तो ये रेड कलर आपको थोड़ा सा दिखाई तो देता है, स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसियो, चलो इसकी स्पेलिंग इसमें सही नहीं आ रही, दूसरे कलर से लिख देता हूं, स्प्लाइसियोसोम। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, दिस इज स्प्लाइसियोसोम। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या हो गया, दिस इज स्प्लाइसियोसोम। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी को समझ में आ गया। तो स्प्लाइसियोसोम के बारे में पढ़ते हैं। ये स्प्लाइसियोसोम क्या होता है, जैसे राइबोसोम कॉम्प्लेक्स था किसका, आरएनए प्लस प्रोटीन का, तो ये कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स ऑफ एसएनआरएनए। अरे याद आ रहा है, एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन, समझ में आ गया। और ये एसएनआरएनए केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो स्प्लाइसिंग भी केवल किस में प्रेजेंट होगी, यूकैरियोट्स में। क्यों, क्योंकि अकेले यूकैरियोट्स में ही इंट्रॉन्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते। बात समझ में आ गया। देखो आप मुझे बताओ, प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन नहीं होते तो स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं होती, तो एसएनआरएनए नहीं होता। सभी को समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स ऑफ एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन। किसका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन। सभी को क्लियर हो गया। और एसएनआरएनए का फुल फॉर्म आप जानते हो, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्या होता है जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्या होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, तो आप मुझे बताओ किस में प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। किस में प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो इसका मतलब स्प्लाइसिंग भी किस में प्रेजेंट होगी, तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, जल्दी से आप मुझे बताओ। इसी स्प्लाइसियोसोम को हम स्नर्प भी बोलते हैं, SNURP। समझ में आ गया, क्या बोल देते हैं, स्नर्प भी बोल देते हैं। अभी मैं लिखूंगा, क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, क्लियर है, सॉरी ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। that's why splicing is only present in eukaryotes। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। अब आप देखना, यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इस साल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे ना, तो स्टेटमेंट को देखो, और इसमें तो मेरी बहुत स्पेशलिटी है, चिंता मत करना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि स्प्लाइसिंग इज एब्सेंट इन, ये असर्शन मैंने बना दिया, असर्शन मतलब स्टेटमेंट, स्प्लाइसिंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव, because they do not have introns। इनमें इंट्रॉन्स नहीं होते, so they don't need spliceosome एंड स्प्लाइसिंग, इनको जरूरत ही नहीं है।
समझ में आ गया। और आप मुझे बताओ कॉमर्स वाले को बायो पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करेगा बायो पढ़ के? समझ में आ गया। मैथ्स पढ़ने की उसको क्या जरूरत है? या मान लो कोई भी हम बात बोल रहे हैं, मान लो आपको कॉमर्स पढ़ने की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो इसी तरीके से इसमें इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसीलिए इसमें ऐसा होता भी नहीं है। तो ये सभी को समझ में आ गया। इसी का एक और नाम होता है, बहुत अच्छे से समझना, स्नर्प। सभी को समझ में आ गया। क्या बोल देते हैं इसको? स्नर्प। क्लियर हो गया? SNRUP, स्नर्प। क्लियर हो गया? क्या बोल देते हैं? स्नर्प। स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रख लो। इसको क्या बोल देते हैं? स्नर्प। सभी को समझ में आ गया? क्या बोल देते हैं इसको? स्नर्प। हो गया, बन जाएगा। क्या बोल देंगे इसको? स्नर्प बोल देंगे। तो ये कैची की तरह काम करता है और दोनों काम है इसमें, एक से काटेगा एक से जोड़ेगा। याद करो, ऐसा कोई आया था, टोपोइसोमरेज आया था, काटता था जोड़ता था, तो ये भी क्या करेगा? काटेगा और जोड़ेगा। और काटना और जोड़ना, काटना और जोड़ना, आप मुझे बताओ जरा, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? एंजाइम की। किसकी प्रॉपर्टी होती है? एंजाइम की। लेकिन यहां पर ये काम कौन कर रहा है? SNRNA। तो आरएनए यहां पर एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है। बहुत अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? कौन बिहेव कर रहा है? SNRNA इज बिहेविंग लाइक एन एंजाइम। सभी को समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो एंजाइम क्या होता है, आप ऐसे समझो, आपने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई, ठीक है, CO2 बनी। अब CO2 को बाहर करना है। अब जब आपको CO2 को बाहर करना है तो CO2 वाटर के साथ मिलेगी, लेकिन आप ऐसे फूंक मार के क्या पानी में CO2 को घोल सकते हो? कि जैसे मान लो ये मैंने बॉटल ली, ये मान लो मैंने क्या ले ली, यहां पर बॉटल ले ली। अब मुझे बताओ क्या इसमें CO2 डिसॉल्व हो जाएगी? यदि डिसॉल्व हो जाएगी तो बढ़िया से क्या बन जाएगा? कोल्ड ड्रिंक बन जाएगा ना? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो क्या ऐसे फूंक मारने से बन जाता है? यदि ऐसा हो जाता ना तो पेप्सी वाले जो है बेचारे भीख मांगते हैं आज। समझ में आ गया? पेप्सिको वाले, पेप्सी वाले सारे क्या होते रहे होते? भीख मांग रहे होते। तो आप मुझे बताओ जरा, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम की। तो जो जोड़ने का काम कर रहा है वो भी एंजाइम, जो तोड़ने का काम कर रहा है वो भी एंजाइम। वी आर लाइक एंजाइम, हम लोग एंजाइम की तरह हैं। आप देखो नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपको मेडिकल स्टूडेंट बनाना है, समझ में आ गया? तो वो काम हमारा है। समझ में आ गया? आप खुद भी बन सकते हो बट इट विल टेक टाइम, तो हमारी मदद से आप उसको जल्दी हो जाओगे। तो देखो CO2 आ सकती है आराम से, समझ में आ गया? लेकिन आपने आज जो सांस ली, पता चले ऑक्सीजन उससे कंबाइन हो गई, ऑक्सीजन गई, CO2 प्रोड्यूस हुई। अब CO2 धीरे 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 अपने पाथ से निकल आ रही है। समझ में आ गया? तो आज जो आपने और सांस ली थी उसकी CO2 पता चले 1 महीने बाद निकल रही है, ठीक है? कब निकल रही है? 1 महीने बाद निकल रही है। तब तक इतनी सारी CO2 इकट्ठी हो जाएगी, और इतनी सारी CO2 इकट्ठी हो गई तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हर सेल में CO2 ही CO2 भर जाएगी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है? CO2 को वाटर से जोड़ने के लिए एक एंजाइम आ जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो एंजाइम वो होते हैं, एंजाइम वो होते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, चाहे तोड़ना हो और या जोड़ना हो। सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। समझ में आ गया? ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते। समझ में आ गया? उसमें से ये भी है, एक राइबोजाइम भी है। समझ में आ गया? एक राइबोजाइम भी है। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, इसमें किसमें आप मुझे बताओ, SNRNA के अंदर क्या प्रेजेंट है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। हर जगह एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसमें प्रेजेंट है? प्रोटीन में। आपको डाउट है तो आप एक काम करना, वही जो ग्रुप है उस पर मैंने पूरे बायोमोलिक्यूल के लेक्चर भेजे हुए, तो उसमें एंजाइम देख लेना। एंजाइम में सब कुछ पढ़ाया गया है, पूरा 11th क्लास का है। पूरा एंजाइम एक बार में नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि 2 लेक्चर का बड़ा टॉपिक है। समझ में आ गया? तो उसको जरूर देख लेना। जब मैं आपको जो चीज बोलते जाऊं उसको देखते जाया करो, और जितना छोटे टॉपिक होते हैं मैं कवर करते हुए ऑलरेडी चलता हूं। सभी को अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला? हमने बिल्कुल सिंपल सी बात बोली कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट सम राइबोजाइम एंड स्प्लाइसियोसोम। समझ में आ गया? स्प्लाइसियोसोम भी जो होते हैं उसमें आप मुझे बताओ क्या होती है? एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। तो चलो जरा, यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अच्छे से समझना। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। समझ में आ गया? अब इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, राइबोजाइम। समझना जरा, क्या बोल रहे हैं हम? राइबोजाइम। समझ में आ गया? अभी आपको बताता हूं।
और दूसरा क्या हो जाएगा, स्प्लाइसियोसोम। क्लियर है? अब राइबोजाइम क्या होता है? द राइबोसोम्स which acts as an enzyme। क्लियर हो गया? उसको हम क्या बोल देंगे, राइबोजाइम। अरे भैया इसके ऊपर तो इंडियन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वेंकटेश रामाकृष्णन को, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी को समझ में आ गया। द राइबोसोम विच एक्ट्स एज एन एंजाइम इज कॉल्ड एज राइबोजाइम। अब ये मैं राइबोसोम बना देता हूं। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना राइबोसोम, ये देखो राइबोसोम किसका प्रोडक्ट होता है, आप मुझे बताओ जरा। राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन। याद है ना, कल हमने पढ़ा था, ये मैंने आरआरएनए बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, आरआरएनए बना दिया। समझ में आ गया? ये मैंने क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज आरआरएनए। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दिया, प्रोटीन। तो इसमें जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है वो प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं है। नीट 2018 का क्वेश्चन है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज प्रेजेंट इन आरआरएनए। समझ में आ गया? आरएनए में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, आरएनए में प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें क्या प्रेजेंट है, जल्दी से आप मुझे बताओ। आरआरएनए हैव, अब वो कौन सी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, वो ट्रांसलेशन में आगे आएगा। हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, फटाफट आप मुझे बताना। आरआरएनए हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी। आरआरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। और आरआरएनए क्या है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया? तो नीट 2018 में क्वेश्चन आया था, इन राइबोजाइम द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज प्रेजेंट इन। फर्स्ट ऑप्शन था न्यूक्लिक एसिड, सेकंड ऑप्शन था प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन था डीएनए, फोर्थ ऑप्शन था 1 एंड 3 बोथ। तो आंसर क्या जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि कौन सा न्यूक्लिक एसिड, आप मुझे बताओ कौन सा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए तो हो नहीं सकता, तो एक ही न्यूक्लिक एसिड बच गया। आंसर क्या जाएगा, आरएनए। समझ में आ गया? आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है ना, आरएनए भी क्या है, आप मुझे बताओ जरा, न्यूक्लिक एसिड है, इसमें ये प्रेजेंट है। अब मान लो यहां पर मैं बना देता हूं इस तरीके से, स्प्लाइसियोसोम बना देता हूं। क्या बना दिया, मान लो मैंने इस तरीके से स्प्लाइसियोसोम बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा। इस तरीके से मैंने ये स्प्लाइसियोसोम बना दिया। क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ। स्प्लाइसियोसोम बना दिया। अगेन आप मुझे बताना, इसमें ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ प्रोटीन। समझ में आ गया? और इस प्रोटीन के अंदर आप मुझे बताओ कौन सा आरएनए हो जाएगा। इस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है एसएनआरएनए। कौन प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा। एसएनआरएनए कौन प्रेजेंट है, फटाफट आप मुझे बताना जरा। दिस इज कॉल्ड एज एसएनआरएनए, दिस इज एसएनआरएनए। क्लियर हो गया? तो इस एसएनआरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसएनआरएनए कंटेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। बताओ, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कंटेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सभी को समझ में आ गया क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, एसएनआरएनए कंटेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट बता दो। एसएनआरएनए कंटेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्लियर हो गया? अब देखो, डीएनए स्टेबल ज्यादा होता है, आरएनए स्टेबल नहीं होता। पहले भी हम रीजन देख चुके हैं। तो जब वो स्टेबल नहीं होता तो रिएक्टिव ज्यादा होता है। देखो, दो चीजें होती है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। आप मुझे बताओ जरा, जो चीज जितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, स्टेबल उतनी कम होती है। जिस इंसान को जितना ज्यादा गुस्सा आता है, उसका दिमाग उतना ज्यादा अशांत रहता है कि नहीं रहता? जो जितना शांत रहता है, उसका दिमाग उतना स्टेबल रहता है। होता है कि नहीं होता? आप बच्चे को देखो और एक बूढ़े को देखो, बच्चे कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो पूरे टाइम ऐसे कूदते फादते रहेंगे। आप एक जगह बिठा के चले आओ, थोड़ी दूर वहां चले आओ, वहां तो मिलेगा ही नहीं, वो बच्चे होते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, जो बूढ़े, पता चले आप सुबह बिठा के गए, शाम तक वहीं ऐसे मटकते हुए दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो आप मुझे बताओ जरा, वो स्टेबल हैं। तो बुढ़े क्या हो गए, डीएनए, और बच्चे क्या हो गए, आरएनए। तो आप मुझे बताओ, पहले बच्चे आते हैं या बूढ़े आते हैं? पहले बच्चे आते हैं। तो इसी तरीके से, क्योंकि आरएनए के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, कैटालाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, तो इसीलिए आप मुझे बताओ ये पहले आया होगा। आप बोलोगे ऐसे हम कैसे मान लें सर? ऐसे समझो, मान लो डीएनए पहले आया, तो डीएनए को बनाने के लिए याद करो एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और एंजाइम को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए की जरूरत पड़ती है। और आप मुझे बताओ, जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो डीएनए कैसे बन जाएगा? जब डीएनए नहीं बनेगा तो आप मुझे बताओ जरा, आरएनए प्रोटीन कैसे बनेगा? लेकिन यदि पहले आरएनए आ गया,
लेकिन यदि पहले आरएनए आ गया तो वो क्या करेगा, आरएनए से डीएनए बना लेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था ना, इसी तरीके से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, उससे क्या बना लेगा, डीएनए बना लेगा। बना लेगा कि नहीं बना लेगा? ऐसा ही तो कोविड 19 में होता है, वायरसेस में, कई सारे वायरसेस में, कोविड 19 में, एचआईवी में, इनमें क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है। सभी को अच्छे समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, मैं बोल सकता हूं क्योंकि इसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी खुद प्रेजेंट है, सेल्फ कैटालाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। आप देखो जरा, यहां पर आरएनए ही आरएनए को काट रहा है। आप देखो जरा, ये क्या है, स्प्लाइसियोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा, एसएनआरएनए। क्या प्रेजेंट है, एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन। तो आप मुझे बताना जरा, ये आरएनए जो है, ये आरएनए को ही काट रहा है, तो ये ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी हो गई कि नहीं हो गई, ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी। तो आप मुझे बताओ, इसके अंदर ये प्रेजेंट है, बट डीएनए के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। समझ में आ गया? बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से यह माना जाता है कि दुनिया का पहला जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए होगा। इसीलिए पूरी दुनिया को आरएनए वर्ल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आरएनए वर्ल्ड। अभी लिख के समझाऊंगा आपको और अच्छे समझ में आएगा, घबराना मत। क्या बोला जाता है इसको, आरएनए वर्ल्ड। समझ में आया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बता दो जरा जल्दी से, बन जाएगा? पूरा क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया? ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम एंड स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम के अंदर ऐसा एसएनआरएनए प्रोसेस करता है, इसके अंदर आरआरएनए प्रोसेस करता है। क्लियर हुआ? तो अब देखो, एक बहुत अच्छी सी बात समझना, यहां पर मैंने बोल दिया आरएनए, यहां पर मैं बना देता हूं डीएनए, यहां पर मैं क्या बना देता हूं, डीएनए। तो आप मुझे बताओ, आरएनए कैसा है, रिएक्टिव। समझ में आ गया? कैसा है, रिएक्टिव। और ये कैसा है, आप मुझे बताओ जरा, स्टेबल। ये कैसा है, स्टेबल। तो क्योंकि ये रिएक्टिव है, सो इट कंटेन कैटालाइटिक एक्टिविटी, मतलब तोड़ना, जोड़ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, खुद को तोड़ दे रहा है तो इसको कैटालाइटिक एक्टिविटी बोल देंगे, कैटालाइटिक एक्टिविटी। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे हम इसको, सो इट कंटेन। तो यहां पर सॉइल मत समझ लेना, ये सो इट कंटेन है, सो इट कंटेन कैटालाइटिक एक्टिविटी। क्लियर हो गया? कैटालाइटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे हम, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? ये देखो, ये एंजाइम बनाएगा और उस एंजाइम की मदद से डीएनए बना लेगा। समझ में आ गया? लेकिन डीएनए आ गया तो डीएनए कैसे बनाएगा, उसके पास तो एंजाइम है ही नहीं, उसके पास एंजाइम है ही नहीं। वो पैराडॉक्स था ना, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। तो क्वेश्चन इसका भी आंसर मिल गया, पहले मुर्गी आई बाद में अंडा आया। क्यों? क्योंकि जो अंडा है उसको बनाने के लिए जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो मुर्गी के अलावा कहीं प्रेजेंट नहीं होता। आप बोलोगे सर मुर्गी कैसे आई, होगा कोई ऑर्गेनिज्म, 3-4 ऑर्गेनिज्म ऐसे रहे होंगे, उनमें म्यूटेशन हो गया होगा, उनका डीएनए चेंज हो गया होगा। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में म्यूटेशन, लास्ट चैप्टर में हमने छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको डीएनए म्यूटेशन में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जो इस चैप्टर में, एनसीईआरटी में चीजें सीक्वेंस में बस नहीं है। एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी है बट चीजें उसमें सीक्वेंस में नहीं। जैसे 11th का एग्जाम्पल बताता हूं, 11th में पहला फिजियोलॉजी का चैप्टर दिया हुआ है, प्लांट फिजियोलॉजी का ट्रांसपोर्ट, उसमें C3C4 का कंपैरिजन दे दिया, बट C3C4 होता क्या है वो पता चले 3rd चैप्टर में आया हुआ है। फर्स्ट में ये दे दिया और वो होता क्या है, वो 3rd में आया है। तो अब आप मुझे बताओ, यदि आप जब तक ये नहीं पढ़ोगे C3C4 कैसे होता है, कंपेयर कैसे करोगे? तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, बस उसमें वो सीक्वेंस की प्रॉब्लम है, तो हमको ओवरकम कर लेना है। सभी को अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी क्लियर हो गया? तो हम बोल सकते हैं आरएनए इज अ फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल, आरएनए इज अ फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल इन द वर्ल्ड। सबसे पहले क्या बना होगा, यही बना होगा। क्यों? क्योंकि यदि ये बन जाएगा तो ये खुद को भी बना सकता है, खुद को काट भी सकता है, और ये क्या कर सकता है मुझे बताओ जरा, ये डीएनए को भी क्या कर सकता है, बना सकता है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए ये ज्यादा बेटर है। देखो, डीएनए बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम कहां से आएंगे जब तक आरएनए नहीं होगा? तो आरएनए यदि पहले बना दिया तो काम चल जाएगा। सभी को समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको हम बोल देते हैं आरएनए वर्ड। क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड।
पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दिस इज कॉल्ड एज डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड, कि इसका मतलब आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इसके ऊपर भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। समझ में आ गया? इस चैप्टर में छोटी छोटी लाइन के ऊपर नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इस चैप्टर की एनसीईआरटी गजब की है, समझ में आ गया? बहुत एडवांस लेवल की है। तो सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट बता दो। क्लियर हो गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। इसको हम बोल देते हैं डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। देखो, ये इसको बना सकता है, समझ में आ गया? ये इसको बना सकता है, किसकी जरूरत है? एंजाइम की जरूरत है। ये एंजाइम भी बना सकता है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो आरएनए, आप मुझे बताना, यहां पर मान लो मैंने क्या लिख दिया? आरएनए, ऊपर हेडिंग डाल देते हैं आरएनए वर्ड। इसके ऊपर मैं आपको टेस्ट में क्वेश्चन जरूर दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ढूंढ लेना। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो आरएनए है, ये आरएनए क्या बना सकता है? एंजाइम, या खुद एक्ट कर सकता है एंजाइम्स की तरह? बना लिया। अब इस एंजाइम की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, by the help of enzymes, क्या करेगा? It can synthesize, RNA can synthesize DNA। सभी को समझ में आ गया? ये यहां पर क्या सिंथेसाइज कर रहा है? आरएनए सिंथेसाइज एंजाइम, सिंथेसाइज एंजाइम। क्लियर हो गया? और एंजाइम की, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए कैन सिंथेसाइज डीएनए। लेकिन यदि पहला जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो जाता तो डीएनए कैन नॉट सिंथेसाइज एंजाइम डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ आरएनए। डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा, और आरएनए भी बनाना है तो एंजाइम चाहिए। आएंगे कहां से एंजाइम जब तक आरएनए नहीं बनेगा? बात समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किस साइंटिस्ट ने दिया, आप ढूंढ के, आपके लिए होमवर्क है, आप ढूंढ के मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी को अच्छे से समझ में आया? चलो अब हम देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का जरा कंपैरिजन देखना, जरा बिल्कुल सिंपल सा कंपैरिजन देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर मैंने बना दिया प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, इस तरफ मैं क्या बना दे रहा हूं? प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। ये प्रोकैरियोटिक मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रोकैरियोटिक, यहां लिख देता हूं यूकैरियोटिक। एक्सॉन और इंट्रॉन क्लियर है ना? एक्सॉन और इंट्रॉन क्लियर है, उसी के बेसिस पे आपको ये चीज समझ में आएगी। ये मैं बना देता हूं प्रोकैरियोटिक, ये मैं बना देता हूं यूकैरियोटिक, यहां पर मैं बना देता हूं क्या? एमआरएनए, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। क्या बना दिया? प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। अरे सभी को समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। इसको कॉपी कर ले, यहां लिख लेते हैं, फिर कॉपी करते हैं बढ़िया से, यहां भेज देते हैं, यहां भी भेज देते हैं। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए और यूकैरियोटिक एमआरएनए। समझ में आ गया? थोड़ा अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? थोड़ा सा अच्छे से समझना। देखो, इसका जो एमआरएनए होता है, बहुत ध्यान देना, इसका जो एमआरएनए होता है, इसका एमआरएनए मैंने बना दिया, इसका भी एमआरएनए बना दिया। समझ में आ गया? ये बना दिया। आप दोनों में डिफरेंस देखना। क्लियर हो गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? दोनों के डिफरेंस की। चलो इसके पहले डीएनए भी बना देता हूं। क्या बना दे रहा हूं? डीएनए बना दे रहा हूं, छोटा सा पार्ट का डीएनए बना देता हूं। ये इतने से पार्ट का क्या बना दे रहा हूं? यहां पर डीएनए। आपको मालूम है इसका डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्लियर हो गया? हम थोड़े से पार्ट को बस क्या कर रहे हैं? सीधा कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्या कर रहे हैं हम? थोड़े से पार्ट को सीधा कर रहे हैं। इस तरीके से मान लो ये बना दिया। ठीक है, आप मुझे बताना, बना दिया हमने। अब इसको यहां पर भी बना देते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया। यहां पर कॉपी कर देते हैं, ये मैंने बना दिया। अरे भाई क्यों मूव कर रहा है? नाराज क्यों हो रहा है? ये मैंने क्या बना दिया? डीएनए। अच्छे से समझना। समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना। हर एक कॉन्सेप्ट में कोई जल्दबाजी मत करो। ज्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमारी 11th बिल्कुल बर्बाद है, क्या हम नीट में सिलेक्ट हो सकते हैं? यदि तुम 12th बहुत अच्छे से कर लोगे अभी, समझ में आ गया, तो अक्टूबर तक यदि तुम्हारी 12th जो है वो बहुत बढ़िया से हो गई,
क्लियर है? मेजर टॉपिक तुम्हारे कवर हो गए, तो तुम 11th आराम से कर सकते हो। समझ में आ गया? 11th आराम से कर सकते हो तो तुम सिलेक्ट हो सकते हो। ये डीएनए मैंने बना दिया। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? डीएनए बना दिया। क्लियर है? यहां पर भी आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया? डीएनए बना दिया। ठीक है, इस डीएनए से यहां पर क्या बन गया? आरएनए बन गया। इस डीएनए से क्या बन गया मुझे बताओ जरा? इस डीएनए से आरएनए बन गया। ये डीएनए से मैंने क्या बना दिया? दिस इज आरएनए। और कौन सा आरएनए है? एमआरएनए। हम जानते हैं कौन सा आरएनए है, दिस इज एमआरएनए। मालूम है ना? अच्छे से लिख देता हूं। अच्छा चलो लो, डीएनए। ये क्या बना दिया हमने? दिस इज डीएनए। इसको भी हम बना दे। यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? दिस इज डीएनए। ये क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज डीएनए। और ये नीचे क्या बना हुआ है? एमआरएनए। क्या बना हुआ है? एमआरएनए। अब प्रोकैरियोट के केस में आप देखना, प्रोकैरियोट के केस में ये पूरा का पूरा पार्ट एक्सप्रेस करता है। समझ में आ गया? इंटायर पार्ट इज एक्सॉन। बात समझ में आ गया? इंटायर पार्ट इज एक्सॉन। समझ में आ गया? पूरा का पूरा पार्ट जो है वो क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। सभी को समझ में आ गया? पूरा का पूरा पार्ट क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। बना दूं यहां पर, दिस इंटायर पार्ट इज एक्सॉन। समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? एक्सॉन है। ध्यान देना, ये इंटायर पार्ट क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? दिस इज एक्सॉन। क्लियर हो गया? लेकिन यूकैरियोट की हम बात कर रहे हैं। यदि हम यूकैरियोट की बात करें तो आप मुझे बताना जरा, इसमें ये मान लो मैंने एक्सॉन बना दिया। क्लियर है? मान लो ये मैंने एक्सॉन बना दिया, तो बीच में आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट है? बताओ जरा, इंट्रॉन्स प्रेजेंट है कि नहीं है? यहां पर आप देखो जरा, ध्यान से समझना जरा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट है। यहां पर इंट्रॉन्स एब्सेंट है, यहां पर इंट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये मैं बना देता हूं, दिस इज इंट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज इंट्रॉन। और ये वाला पार्ट आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? एक्सॉन। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। समझ में आ गया? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन। और मान लो ये डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है। समझ में आ गया? ये क्या है? डीएनए का टुकड़ा है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, और ये एक जीन है। समझना जरा, ये क्या है? एक जीन है। अब देखो इसका पूरा का पूरा जीन क्या कर रहा है? ऐसे पार्ट को बना रहा है जो पूरा फुल पार्ट एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन ये जो जीन बना रहा है, ये ऐसे पार्ट को बना रहा है, टुकड़े टुकड़े में बना रहा है। मतलब डीएनए का ये वाला पार्ट आप मुझे बताओ, इसने एमआरएनए तो बना दिया, लेकिन ये आगे काम का नहीं। आप इस तरीके से समझो, एक मतलब पेरेंट्स के दो बच्चे हैं। समझ में आ गया? एक बच्चा जो है बढ़िया से काम करता है, दूसरा पार्ट जो है वो बिल्कुल निकम्मा है। तो आप मुझे बताओ, एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, ये काम करता है, ये निकम्मा है। बात समझ में आ गया? ये काम करता है, निकम्मा है, ये काम करता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कितने बच्चे काम कर रहे हैं? 3 बच्चे काम कर रहे हैं, 2 बच्चे क्या है? निकम्मे। तो आप मुझे बताओ, पेरेंट्स का ये वाला जो आप मुझे बताओ, ये जो इस जगह पर प्रेजेंट है, ये तो कोई काम नहीं आया ना? नहीं आया कि नहीं आया? बताओ जरा। यहां पर आप मुझे बताओ, ये भी जो है, ये वाला पार्ट आगे जाके कोई काम नहीं आ रहा। तो क्लियर हो गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। देखो फिर से समझना, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन जिसको बना रहा है वो फुल पार्ट एक्सप्रेस कर रहा है, फुली एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन ये जो जीन जिस पार्ट को बना रहा है वो फुली एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इतना पार्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इतना पार्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये जो जीन है, जीन ऐसे पार्ट को भी बना रहा है जो आगे काम नहीं कर रहा है। तो उसको हम क्या बोल देंगे? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। बात समझ में आ गया? प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स क्या कहलाता है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट बता दो। तो यहां पर आप मुझे बताना, मैं क्या बोल दूंगा? यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? इंटायर जीन। इंटायर जीन बताओ, यहां पर लिख दूं इंटायर जीन, पूरा का पूरा जीन। इंटायर जीन इज synthesizing functional mRNA। मतलब fully mRNA is working, fully mRNA is expressing, means full mRNA is expressing itself, means full mRNA is expressing
पूरा का पूरा पार्ट क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। सभी को समझ में आ गया। दूसरी तरफ यहां पर आप देखना, जीन इज सिंथेसाइजिंग कंप्लीट पार्ट बना रहा है या टूटा टूटा पार्ट बना रहा है, इसने एक्सप्रेस किया, इसने नहीं किया, इसने एक्सप्रेस किया, इसने नहीं किया, इसने एक्सप्रेस किया। सिंथेसाइजिंग, क्या सिंथेसाइज कर रहा है, सम फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल पार्ट इन एमआरएनए। इसको हम बोल देते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज, ये देखो टूट गया ना भाई, इसका ये वाला पार्ट वेस्ट हो गया, इसने बनाया लेकिन ये वाला पार्ट तो कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि इसको तो हम हटा देंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? आप इस तरीके से समझो, जैसे किसके साथ में हुआ था, आप मुझे बताओ जरा, रोजलिंड फ्रैंकलिन के साथ में हुआ था। ठीक है, मॉरिस विल्किंस ने किया था। क्या किया था कि जब इसने, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने अपने पेपर को पब्लिश करने के लिए भेजा था, तो इन्होंने पब्लिशर से मिलकर क्या करा दिया था कि उसको पब्लिश नहीं होने दिया था, उसको हटा दिया था। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, उसका काम वेस्ट हो गया ना, पूरा का पूरा काम वेस्ट हो गया कहने के लिए, तो क्योंकि उसको कोई नाम नहीं मिल पाया। तो इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है, इसने इसको बनाया लेकिन इसको तो हमने हटा दिया, तो आप मुझे बताओ ये वाला पार्ट तो वेस्ट हो गया ना, जीन का पार्ट, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट टूट गया, हट गया, इसको हम बोल देंगे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। समझ में आ गया? थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है बट है नहीं, समझ लोगे ना, दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, देख लेना आप, बस पहली बार में ऐसा लगता है। तो आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं कॉल्ड एज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब समझना ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको अच्छे समझो। पहले इस डायग्राम को बनाओ, फटाक से इस डायग्राम को बनाओ, जल्दी से बनाओ। तो लिख लिया सभी ने, अच्छे से लिख लिया, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इस बात को समझना। जैसे आप मुझे बताओ हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपको मालूम है वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? तो कुछ टाइम पहले तक ये माना जाता था ना कि भाई हमारी बॉडी में वेस्टिजियल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हजारों साल पहले हम घास खाते होंगे, तो उस समय घास खाते टाइम ये यूज होता होगा। क्योंकि ये क्या होता है, जो जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक्टिव होता है, जो घास खाते हैं इसके अंदर सेल्यूलोज एंजाइम होता है, लेकिन हम घास नहीं खाते, तो आप मुझे बताओ हमारे अंदर वो इनएक्टिव होता है। अब हमको पता चल गया, आपने हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ लिया होगा कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी होता है कि नहीं होता। लेकिन पहले तक ये माना जाता था कि भाई ये किसी काम का नहीं है, पहले एक्टिव था अब एक्टिव नहीं है, पहले एक्टिव था अब एक्टिव नहीं है। और एग्जांपल देखो, जैसे हमारा थर्ड मोलर। अब थर्ड मोलर आप मुझे बताना जरा, अभी हम लोग कैसा फूड खाते हैं, सॉफ्ट फूड खाते हैं, बड़ी स्टाइल से खाते हैं, आराम आराम से खाते कि नहीं खाते, इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से सॉफ्ट फूड हम खाते हैं। कैसा फूड खाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट फूड खाते हैं। तो अब जब सॉफ्ट फूड खाते हैं तो हमारे जो जॉज में ज्यादा ओपन होते हैं, कम ओपन होते हैं। ये जॉज हमारे कम ओपन होते हैं। कैसे ओपन होते हैं, जॉज हमारे कम ओपन होते हैं। अब आप मुझे बताओ पहले क्या करते थे, हंटिंग करते थे, तो पता चले क्या खा रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, पता चले जंगली भैंसे की टांग खा रहे हैं। अब ऐसे खा रहे हैं तो पता चले ऐसे खोलना पड़ रहा है, पूरा मुंह आ करके ऐसे। तो जब खोलेंगे तो आप मुझे बताओ उसको ताकत भी बहुत ज्यादा चाहिए उसको तोड़ने के लिए, तो थर्ड मोलर यूज होता था कि नहीं होता था? क्या होता था, थर्ड मोलर अच्छे से यूज होता था। क्यों? पूरे भैंस की टांग खानी है बढ़िया से मोटी सी, तो उसके लिए आप मुझे बताओ क्या यूज हो रहा है, थर्ड मोलर यूज हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे हमने क्या हुआ, हमारा फूड हैबिट्स चेंज हो गई, तो कैसा हो गया, फूड सॉफ्ट हो गया, तो हमारे जॉस ज्यादा ओपन होते नहीं है। अब जब जॉस ज्यादा ओपन होंगे नहीं तो पीछे बोन में जगह रहेगी नहीं, और जब पीछे बोन में ज्यादा जगह रहेगी नहीं तो थर्ड मोलर इरप्ट ही नहीं हो पाएगा। होता है कि नहीं होता? और हो भी जाता है तो ज्यादा काम नहीं कर पाते क्योंकि हम इतना हार्ड फूड नहीं खाते। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेस्टिजियल रिप्रेजेंट करता है ना, कि भाई हो सकता है हजारों साल पहले फंक्शनल हो बट अब फंक्शनल नहीं है। क्लियर हो गया? तो
तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ हेयर ऑन द बॉडी हो सकता है पहले फंक्शनल रहे हो। आप मुझे बताओ कैसे फंक्शनल रहे हो, पहले जब बिना कपड़े के घूमा करते थे, पूरी बॉडी में हेयर होते थे, तो आप मुझे बताओ मक्खी मच्छर से बचाने के काम आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आप मुझे बताओ जरा कपड़े वपड़े पहनने लगे तो धीरे धीरे क्या हो गए, हेयर्स कैसे हो गए, कम हो गए। सभी को समझ में आ गया। तो इस हेयर का मेन रीजन क्या होता था, प्रोटेक्शन। मेन रीजन क्या होता था आप मुझे बताओ, और कहीं फ्रिक्शन भी यदि लग गया, मान लो कहीं से ऐसे रगड़ लग गई, तो वो भी कुशन की तरह काम करता था। क्या करता था, कुशन की तरह काम करता था। बात सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बता दो। तो अब देखना, ये वाला रीजन हो सकता है पहले कैसा रहा होगा, एक्टिव, लेकिन अब कैसा हो गया, इनएक्टिव। समझ में आ गया। और जैसे आप मुझे तो हमारा थर्ड मोलर पहले रहा होगा कैसा, एक्टिव, बट अब क्या हो गया, इनएक्टिव। तो बचा हुआ है, मतलब पास्ट का कुछ बचा हुआ है, कुछ यादें बची हुई है। समझ में आ गया, बची हुई है कि नहीं बची हुई। तो इसके लिए एक शराब आती है, उसका नाम होता है एंटीक्विटी। नाम सुना है, एंटीक्विटी। एंटीक्विटी का मतलब होता है पुराना, एंशिएंट। तो एंशिएंट में आप मुझे बताओ हमारा थर्ड मोलर एक्टिव था, लेकिन अब उसका पार्ट बच के रह गया कि नहीं रह गया। हो सकता है कई लोगों में आता ही, कई में थोड़ा सा निकल आता है। तो आप मुझे बताओ उसका पार्ट रह गया, और उस पार्ट को हम बोल देते हैं, फ्रेगमेंट को बोल देते हैं रेमिनिसेंस। तो इसको पूरे को हम क्या बोल देंगे कि हो सकता है पहले इंट्रॉन्स एक्टिव रहे हो बट अब इनएक्टिव हो गए। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा आप मुझे बताओ। देखो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में जब ट्रांजिशन हुआ, तो आप देखना जरा, इसका पूरा पार्ट फंक्शनल था, लेकिन इसका पूरा पार्ट फंक्शनल नहीं है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला पार्ट इनएक्टिव होने लगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि पुराने का बचा हुआ पार्ट हो सकता है पहले एक्टिव रहा होगा। तो इसको हम बोलते हैं रेमिनिसेंस ऑफ एंटीक्विटी। क्लियर हो गया। तो लिख लूं मैं नेक्स्ट पेज में, पूरे एक पेज में लिखना, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। समझ में आ गया, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। क्लियर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एज, या फिर पूरा लिख लें, बिटवीन एक्सॉन्स, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स बिटवीन एक्सॉन्स। क्लियर हो गया। क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एज, पूरे एक पेज में लिखना, कंजूसी मत करना, स्प्लिट, टूटा हुआ जीन है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या कहलाएगा, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट सीधे स्टेटमेंट आएगा, रिप्रेजेंट रेमिनिसेंस ऑफ एंटीक्विटी। क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेमिनिसेंट मतलब बचा हुआ पार्ट, किसका, पुरातन का, एंटीक्विटी। समझ में आ गया। एंटीक्विटी का मतलब पुराना, रेमिनिसेंट का मतलब क्या हो जाता है, बचा हुआ। तो आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ जरा, रेमिनिसेंस ऑफ एंटीक्विटी। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। रेमिनिसेंस का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट, बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ। समझ में आ गया। और एंटीक्विटी का मतलब क्या होता है, पुराना, बचा हुआ पार्ट। और ये क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा, पुराना। क्लियर है, क्या कहलाएगा, पुराना। इसी को हम और क्या बोल देते हैं, और एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। और आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोल दें, जल्दी से आप मुझे बताना जरा। और हम इसको क्या बोल देंगे, और एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, कि भाई पहले एक्टिव रहा होगा, एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। जीनोम का मतलब क्या होता है, अरे कुछ नहीं, डीएनए। सारे जीन को मिला दिया जाए, जितने भी जीन प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं जीनोम। समझ में आ गया, उसको हम क्या बोल देते हैं, जीनोम। ऑल द जीन्स इन अ सेल इज कॉल्ड एज जीनोम। तो यदि जीनोम की डेफिनेशन नहीं मालूम तो लिख लेना, इंटायर जीन इन अ सेल इज कॉल्ड एज जीनोम। तो यहां पर लिख दूं, बताओ जीनोम की डेफिनेशन लिख दूं। अभी आगे आएगा, ये हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज में, जीनोम में आएगा। समझ में आ गया, एक प्रोसेस होती है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, उसमें आएगा जीनोम। तो आप मुझे बताओ जीनोम का मतलब क्या हो जाएगा, इंटायर जीन इन अ सेल इज कॉल्ड एज जीनोम। सभी को समझ में आ गया। या फिर इंटायर अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल। क्लियर हो गया, ऐसे लिख दूं, और एक बार लिख देता हूं, इंटायर अमाउंट ऑफ डीएनए ही लिख देते हैं। इंटायर जीन मैंने इसलिए लिखा था जिससे जीनोम से आप रिलेट कर सको। इंटायर अमाउंट ऑफ डीएनए
इन अ सेल। बात समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, जीनोम। टोटल डीएनए को हम क्या बोल देते हैं, जीनोम। और ये क्या हो गया, बचा हुआ फीचर है। क्या है आप मुझे बताओ, बचा हुआ, क्योंकि पहले एक्टिव था, अब एक्टिव नहीं है। अब एक्टिव नहीं है तो कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे एक बार जरा जल्दी से बता दो। सभी को आ गया समझ में? अरे आ गया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बता दो जल्दी से। एक बार रिवाइज कर ले, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्प्लाइसिंग आप मुझे बताना जरा, स्प्लाइसिंग क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। इंट्रॉन वो पार्ट होता है जो एक्सप्रेस नहीं करता है, एक्सॉन वो पार्ट होता है जो एक्सप्रेस करता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। दिस इंटायर प्रोसेस कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। इसको हम क्या बोल देंगे, जीन एक्सप्रेशन। अब देखो इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन्स प्रेजेंट है, बीच बीच में इंट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्योंकि ये नॉन फंक्शनल पार्ट है तो इसको रिमूव करना है। दिस प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। कौन कराता है, स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसिंग कराने वाला है, सोम मतलब बॉडी। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, स्प्लाइसियोसोम को हम क्या बोल देते हैं, स्नर्व बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्नर्व बोल देते हैं। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स ऑफ एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन। एसएनआरएनए क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, only present in eukaryotes. That's why splicing is only present in eukaryotes. और eukaryotes में ही इंट्रॉन्स होते हैं। Splicing is absent in prokaryotes because they do not have introns. They do not have, इनमें इंट्रॉन्स नहीं होते, सो दे डू नॉट नीड स्प्लाइसियोसोम। और स्प्लाइसिंग, इनको स्प्लाइसियोसोम और स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आ गया, क्योंकि इनके पास है ही नहीं। आप मुझे बताओ, बीमार नहीं होगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है। वहां ऐसा तो होता नहीं कि हॉस्पिटल में ही घूमने चले गए, ठीक है, जाके लेट गए और फिर उसके बाद में आपने बोला एक काम करो यार, 2-4 सीटी स्कैन कर डालो फटाफट फटाफट, सोच रहा हूं बोर हो रहा था इनसे, अब वो कर डालो, जरा सीटी स्कैन कर डालो, ठीक है, जरा एक काम करो, फालतू बैठा हुआ हूं, ओपन हार्ट सर्जरी कर डालो। ऐसा तो नहीं होगा ना। बताओ जरा जल्दी से। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, बोल दो। हो गया, आगे बढ़ जाएं। All the enzymes are protein except ribosome. The ribosome which act as an enzyme. अब ये राइबोसोम हो गया, दो चीजों से बना था, आरआरएनए प्लस प्रोटीन। आरआरएनए में यहां पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, यहां पर एसएनआरएनए में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ जरा, आरएनए एक्टिव है, डीएनए स्टेबल है, सो इट कंटेन कैटालाइटिक एक्टिविटी, मतलब एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन द वर्ल्ड। इसको हम बोल देते हैं डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। क्लियर हो गया? आरएनए वर्ड मतलब आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएनए वर्ड? इसका मतलब होता है आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक, आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्या है? आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। सभी को अच्छे समझ में आ गया? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए कैन सिंथेसाइज डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना लेता है। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब देखो प्रोकैरियोटिक जो इसने ये जो जीन है, इसने ऐसा पार्ट बनाया जो फुली फंक्शनल है, कोई इंटरफियर करने वाला पार्ट है ही नहीं। समझ में आ गया? लेकिन यहां पर इंटरफियर कर रहा है, मतलब ये जीन का काम वेस्ट हो गया, तो इसको टूटा हुआ जीन बोलते हैं कि भाई ये किसी काम का ही नहीं है, तो टूटा हुआ जीन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको हम बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्लियर हो गया? प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स बिटवीन एक्सॉन इज कॉल्ड एज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी या फिर एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। क्या रिप्रेजेंट करता है? एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसको, फिर से हम कंपेयर करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को। जरा ध्यान से समझना, प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन एंड यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन दोनों को देखना। क्लियर है? तो यहां पर मैं प्रोकैरियोट्स का बना देता हूं, एक जगह में किसका बना देता हूं? यूकैरियोट्स का बना देता हूं। क्लियर है? एक मिनट रुकना, आंख में कुछ चला गया। तो अब आप मुझे बताओ, जल्दी से आप मुझे बताओ, यहां पर किसका लिख लेता हूं? प्रोकैरियोट्स। क्लियर है? किसकी बात कर रहा हूं? प्रोकैरियोट्स। इस तरफ आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? यूकैरियोट्स। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। यूकैरियोट्स।
यहां हम किसका देख रहे हैं, प्रोकैरियोट्स का। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स। बहुत ज्यादा अच्छे से समझना। क्लियर हो गया। इसी को मैं कॉपी करके इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे, इस पेज में हम डायग्राम बनाएंगे। समझ में आ गया। और इसी का हम एक्सप्लेनेशन किस में लिखेंगे, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो यहां पर आप देखना मैं क्या बना रहा हूं, बैक्टीरिया। क्या बना रहा हूं जल्दी से आप मुझे बताओ, बैक्टीरिया बना देता हूं। ये प्रोकैरियोट्स मैंने बना दिया, दिस इज अ बैक्टीरिया। क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बना दी मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप मुझे बताओ क्या बना दूं, सेल वॉल बना दूं। आपको मालूम है बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होती है जल्दी से आप मुझे बताओ, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। ये मैंने क्या बना दी यहां पर, सेल वॉल बना दी। अरे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सेल वॉल भी होती है कि नहीं होती, सेल वॉल होती है। अब मैं यूकैरियोटिक सेल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल। नॉर्मल मान लो मैंने बना दिया केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला। जरा ध्यान से समझना, ये मैंने बना दिया, दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है। क्या बना दिया मैंने, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप जानते हो क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है आप मुझे बताओ जरा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दिस इज अ न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होगा बताओ जरा जल्दी से, दिस इज अ न्यूक्लियस। समझना जरा, यदि नहीं पढ़ा 11th क्लास में तो ये भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। ये मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियस। सभी को क्लियर हो गया। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, बट इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, बट इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आपको मालूम भैया यूकैरियोट मतलब असली न्यूक्लियस। हो सकता है ऐसे दिखाने में हो गया हो, तो इसमें आप समझ लेना यूकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस। बट प्रोकैरियोट के अंदर ट्रू न्यूक्लियस कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ जरा, उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। तो यहां पर अब मैं बना रहा हूं डीएनए। बहुत अच्छे से समझना, क्या बना रहा हूं मैं, डीएनए। कौन से कलर से बना दूं डीएनए, चलो ये वाले कलर से बना देता हूं डीएनए। कैसा डीएनए होता है आप मुझे बताओ जरा, इसका डीएनए होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। कैसा डीएनए होता है जल्दी से आप मुझे बताना, दिस इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा डीएनए होता है, फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ इसका कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बन जाएगा। यहां का डीएनए कैसा होता है मुझे बताओ जरा, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है, दिस इज लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा डीएनए हो जाएगा, दिस इज लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा डीएनए हो जाएगा, फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ जरा, कैसा डीएनए हो जाएगा, दिस इज लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या हो जाएगा बताओ जरा जल्दी से, दिस इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बहुत अच्छे से समझना। क्लियर है। अब मुझे क्या बनाना है, डीएनए से आरएनए बनाना है। दोनों जगह पे मैं आरएनए बना रहा हूं, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना। और आप मुझे बताओ, आरएनए बनाना है तो मुझे यहां पर भी इसको सेपरेट करना पड़ेगा, इस पार्ट को। और यहां पर इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, चलो मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। ये जरा आप ध्यान से देखो, इतने पार्ट को मैं क्या कर दे रहा हूं, ऐसे सेपरेट कर देता हूं। इतने पार्ट को अभी यहां पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। इसके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देना। ये मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दिए। क्या कर दिए बताओ जरा जल्दी से, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दिए। यहां पर भी आप मुझे बताओ, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या कर दिए, तोड़ दिए। क्या कर दिए फिर से आप समझना जरा, क्या कर दिया हमने, इसके भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दिए। ये मैंने तोड़ दिया इसको। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, दोनों के दोनों डीएनए को सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया बताओ जरा जल्दी से, दोनों के दोनों डीएनए को मैंने सेपरेट कर दिया। इसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब बोले सर ये क्यों होता है, बेटा 11th क्लास का पूरा सेल चैप्टर है, समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा, दिस इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहां से आरएनए बनाना है, इसको भी मैंने सेपरेट कर दिया। अब आप देखो जरा, यहां पर आरएनए बनाना है, इसको भी सेपरेट कर देते हैं। जिस पार्ट में आरएनए बनाना है उस पार्ट को क्या कर दें, सेपरेट। अरे मालूम है ना, आरएनए बनाने के लिए हमने क्या किया था, सेपरेट किया था। अरे भूल तो नहीं गए, बताओ जरा जल्दी से, भूल तो नहीं गए आप लोग। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने क्या बना दिया, इस तरीके से। ये सेपरेट कर दिया यहां पर।
समझ में आ गया? क्या कर दिया मैंने, इसको सेपरेट कर दिया। क्लियर है? यहां पर भी बना दूं इस तरीके से, बिल्कुल आराम से देखना, कोई जल्दबाजी मत करना। समझ में आ गया? ये चैप्टर बहुत समझने वाला है, और समझ में आ गया तो मजेदार है, बिल्कुल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती इस चैप्टर में। अब देखो यहां पर हम क्या बना रहे हैं, आरएनए। क्या बना रहे हैं? आरएनए। अब मजे की बात आप ये समझना, जैसे मान लो ये इससे आरएनए बना, क्या बन गया इससे, ये वाली इसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है। एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है कि नहीं होती? कितनी होती है? एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो गया यहां पर? ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर भी आप मुझे बताना जरा, क्या हो गया? दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या बन गया? एमआरएनए। दोनों केस में क्या बन गया? एमआरएनए बन गया। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? दोनों केस में क्या बन गया? एमआरएनए। अब देखो ये जो एमआरएनए है यहां से निकलेगा, ये एमआरएनए यहां से निकलेगा, इससे पहले कि ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो पाए इसका ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। आप ऐसे समझना, मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मेरे बाद मान लो कोई और लेक्चर है, तो मैं अपना लेक्चर कंप्लीट कर पाऊं इससे पहले कोई आके मान लो यहां पर ऐसे करके यहां पर शुरू कर दे। मान लो एमआर सर आ जाए और एमआर सर यहां पर क्या करे, आओ मेरे रामलाल, यहां पर रामलाल बना दे, बताओ जरा जल्दी से। तो आप मुझे बताना जरा, मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया, इससे पहले दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो गया। ऐसा यहां पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन फिनिश नहीं हो पाता, इससे पहले प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोल देते हैं? ट्रांसलेशन। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा ध्यान से समझना, ऐसा केवल यहां पर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? ये देखो जरा, यहां से ये बनता जा रहा है, ये इस तरफ से इसने बनना शुरू हुआ, और ये देखो जिस तरफ से बनना शुरू हुआ ये इस तरफ बनता जा रहा है, तो पता चले यहां से रिमूव भी होता जा रहा है। यहां से क्या होता जा रहा है? इस तरीके से रिमूव भी होता जा रहा है, या देखो ऐसे बना लेते हैं, तो इस पोर्शन का भी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। ये आप समझ लो बायो की क्लास चल रही है, ये आप समझ लो फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई। क्लियर हो गया? ये किसकी स्टार्ट हो गई? फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई। तो यहां पर आप देखना ये ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। यहां पर क्या चल रहा है? ट्रांसक्रिप्शन, मतलब सिंथेसिस ऑफ आरएनए। क्लियर हो गया? यहां पर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए। और आप मुझे बताओ, इससे पहले कि ट्रांसक्रिप्शन फिनिश हो पाए, बिफोर फिनिशिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसलेशन, इससे क्या बनने लगेगा? बताओ जरा जल्दी से, इससे क्या बनने लगेगा? यहां पर मैं बना देता हूं प्रोटीन। क्या बनने लगेगा? इससे प्रोटीन बनने लगेगा इस पार्ट से। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो आप मुझे जरा जल्दी से बताओ, यहां पर इससे पहले एक काम पूरा हो पाए दूसरा काम शुरू हो गया। समझ में आ गया? तो ये दोनों आप मुझे बताओ जरा, ऐसा इसको दोनों एक साथ कर रहे हैं, और जो एक साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कपल। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप भी अपने स्कूल में कॉलेज में बोलते होगे कपल, जो साथ में। तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। मतलब बिफोर फिनिशिंग, बिफोर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टार्ट्स। समझ में आ गया? ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? और ये सारी प्रोसेस एक ही जगह पर चल रही है, सब कुछ एक ही जगह पर चल रहा है, बट यहां पर प्रॉपर होगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन फिनिश होगा। समझ में आ गया? चलो बना देता हूं। ये मैंने बना दिया ट्रांसक्रिप्शन पूरा यहां पर, ये मैंने बना दिया दिस इज आरएनए। क्लियर है? अब इस आरएनए को मैंने निकाल भी दिया यहां पर, ये मैंने बना दिया आरएनए। ये मान लो इस तरीके से मैंने क्या बना दिया? आरएनए, एमआरएनए। भाई जो प्रोटीन बनाता है वो एमआरएनए कहलाता है ना, ये मैंने बना दिया एमआरएनए। क्लियर हो गया? अब इस एमआरएनए के अंदर आप जानते हो क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन्स। और क्या प्रेजेंट होते हैं? इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स और क्या प्रेजेंट होते हैं? इंट्रॉन्स। क्लियर हो गया? तो ये जब तक मैच्योर नहीं होगा, बात समझना जरा, ये जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक ये एमआरएनए नहीं कहलाएगा। इस न्यूक्लियस में ये जो आरएनए बना है, अब मुझे बताओ, यदि पूरे में एक्सॉन होते, एक जैसा होता, तो कहलाता होमोजीनियस। कैसा कहलाता? होमोजीनियस। अरे भाई कोई चीज एक जैसी है तो कैसी कहलाएगी? होमोजीनियस। लेकिन यहां पर एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन एक्सॉन इंट्रॉन इंट्रॉन, इस तरीके से, तो एक ऐसा है हेट्रोजिनस है, और ये हेट्रोजिनस है और ये न्यूक्लियस के अंदर बना है, तो इसीलिए इस आरएनए को बोल देते हैं हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए।
समझना जरा, इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज HNRNA। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। अब हमको क्या करना है, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, लेकिन अभी ये प्रोटीन नहीं बना सकता। आप मुझे बताओ, यदि इसको मैंने सीधे भेज दिया प्रोटीन बाहर के लिए, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस अभी नहीं कर सकता। समझ में आ गया, ये प्रोटीन सिंथेसिस अभी नहीं कर सकता। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर आप मुझे बताओ ट्रांसक्रिप्शन था, अरे सभी को समझ में आ रहा है, यदि ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं यहां पर आपको बाहर बना के बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर न्यूक्लियर पोर बना देता हूं। क्या बना देता हूं, न्यूक्लियर पोर बना देता हूं। कैसे बनते हैं न्यूक्लियर पोर, बाय द फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है तो क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियर पोर। चलो यहां पर फ्यूज करा देते हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन को क्या करा दिया, ऐसे फ्यूज करा दिया, तो क्या बन गया आप मुझे बताओ जरा, न्यूक्लियर पोर। और इस न्यूक्लियर पोर पे बढ़िया से प्रोटीन भी होते हैं, इसकी एंट्री को गार्ड करने के लिए। ये भी 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे गार्डेड ऐसे चैनल्स होते हैं जिससे कोई भी अंदर ना आ जाए, कोई भी बाहर ना चला जाए। ये मैंने बना दिया, याद है ना सभी को। यदि भूल गए हो तो आज जाके घर में न्यूक्लियस पढ़ लेना। समझ में आया। अब देखो यहां से इसको बाहर भेज रहे हैं, आप देखना, ये एमआरएनए जब यहां से बाहर आता है, क्लियर हो गया, तो इस एमआरएनए में केवल क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन्स। और आप मुझे बताओ जरा, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें कुछ यहां पर ऐसा सेगमेंट होता है, इसमें कुछ ऐसा सेगमेंट होता है पूंछ जैसा, ये मैंने पूंछ बना दी। समझ में आ गया। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से हेड जैसा, सांप के ऐसा ये प्रेजेंट होता है। अब जाके ये क्या कहलाएगा, एमआरएनए। अब जाके आप मुझे बताओ ये क्या कहलाएगा, एमआरएनए। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एमआरएनए। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, एमआरएनए। क्लियर हो गया। तो यहां से लेके यहां तक जरा एक बार देख के बताओ, अभी हम पढ़ने वाले हैं इसी पूरी प्रोसेस को, पूरी की पूरी प्रोसेस को अभी हम पढ़ने वाले हैं। यहां से लेके यहां तक आने में ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसमें मॉडिफिकेशन हुआ ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के पहले वाला मॉडिफिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला मॉडिफिकेशन। बताओ जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला मॉडिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब इसकी जरूरत क्यों है, पहली बात, इसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें जरूरत क्यों नहीं है, इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गया, तो जरूरत ही नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट पैदा हुआ है, बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट पैदा हुआ है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर इसमें कमियां हैं तो निकालने की जरूरत है, कमियां हैं तो सुधारने की जरूरत है। यहां कमियां नहीं है तो सुधारने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो यहां पर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। पहला, यहां ट्रांसक्रिप्शन यहां होता है, फिर यहां से आप मुझे बताओ क्या बनेगा, यहां पर प्रोटीन। तो प्रोटीन आप मुझे बताओ सिंथेसिस कहां पर हो रही है, ये सिंथेसिस न्यूक्लियस में हुई, ये कहां पर हो गई, साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, दोनों चीजें अलग अलग हो रही हैं। समझ में आ गया। आप ऐसे समझो, आप घर में रह रहे हो तो क्या घर में मास्क पहन के रहते हो, नहीं रहते। जूते पहन के रहते हो, हेलमेट पहन के रहते हो, नहीं रहते। लेकिन आप बाहर जाते हो तो आपको मास्क की भी जरूरत होती है, हेलमेट की भी जरूरत होती है, और आप मुझे बताओ शूज की भी जरूरत होती है। ट्रांसक्रिप्शन यहां हो रहा है ये घर में, और ट्रांसलेशन कहीं और हो रहा है, तो मॉडिफिकेशन की जरूरत है। यहां हर काम घर में ही हो रहा है, जैसे कोविड के टाइम में होता था, हर काम घर में ही कर लेते थे। तो जब घर में रहते थे वहां तो कोई मास्क नहीं पहनता था, हेलमेट पहन के कोई घर में तो नहीं घूमता था, जूते पहन के कोई घर में तो नहीं घूमता था। केवल मुझे आप इतनी सी बात बताओ, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां पर आप देखना, इसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें इंट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें इंट्रॉन्स है, इसीलिए मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक जगह होता है तो कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको बाहर भेजना है, और बाहर भेजना है तो बचाना है। आप देखो जरा, जो बिना मास्क के जाते थे उनको डंडे पड़ा करते थे, अब ये तो घर में ही रहेंगे, इनको थोड़ी कोई आके घर में डंडे मार जाएगा, तूने मास्क क्यों नहीं पहना। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, इनको बाहर जाना है तो प्रोटेक्शन की जरूरत है, और बाहर भेजने के लिए भी जरूरत है। समझ में आ गया। तो इसको बाहर भेजना है, बाहर भेजना है तो इसको एक्सपोर्ट की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसीलिए यहां पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, ये अल्टीमेटली यहां से बाहर भी आ रहा है, और इस ड्यूरेशन में ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, बताओ जरा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल
मॉडिफिकेशन क्या बोल देंगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। सभी को समझ में आ गया? क्या बोल देंगे हम इसको? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर है तो फुली मैच्योर ये होगा। अब इसके क्या रीजन है आप मुझे बताओ। यहां पर जरूरत नहीं है, इंट्रॉन्स नहीं है, यहां इंट्रॉन्स प्रेजेंट है जो नॉन फंक्शनल पार्ट है, यहां नॉन फंक्शनल प्रेजेंट नहीं है। ये बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे, इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। ये कभी कभी पढ़ लेते हैं तो इनको बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है, मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अब आप मुझे बताओ ये सब कुछ घर में ही कर रहे हैं तो इनको कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बाहर जा रहे हैं तो बाहर डंडे ना पड़ जाएं, और डंडे मारने के लिए कौन खड़ा है? न्यूक्लियस। तो उससे बचाने की जरूरत है। Transcription occurs in the nucleus and translation occurs in the cytoplasm. So there is a export of mRNA from nucleus to cytoplasm, which required export as well as protection. That's why post transcriptional modification is required here. पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सभी को अच्छे समझ में आ गया, बट बहुत कंसाइज, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। एनसीईआरटी की इस चैप्टर की एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने में ना अच्छा खासा टाइम लगता है। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है बताओ। यहां दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, इससे पहले वो खत्म हो पाए यहां पर शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे आ गया समझ में? यहां इसको हम लिख देते हैं दिस इज ट्रांसलेशन। इसको क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। क्लियर है? तो रीजन लिखूं, यहां पर मैं लिख दूं इन प्रोकैरियोट्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस आर एब्सेंट। इस साल आपको यहां से क्वेश्चन भी मिलेगा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल modification is absent। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन आप मुझे बताओ यहां पर क्या होता है? एब्सेंट होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या होता है? यहां पर एब्सेंट होता है। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, यहां पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ये स्टेटमेंट है तो लिख दें इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स। और यहां से आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इन यूकैरियोट्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल modification is present। क्लियर है? अब इसके रीजंस देख लें, इसके रीजंस देख लें, बताओ जरा जल्दी से। सबसे पहला रीजन क्या हो जाएगा? इंट्रॉन्स एब्सेंट है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, पैदा ही परफेक्ट हुआ है। होता है ना कई बार, कई लोग बोलते हैं मैं तो पैदा ही स्मार्ट हुआ था, ब्यूटी पार्लर की जरूरत ही नहीं थी। पता चले 4-4 घंटे बैठे रहते हैं ब्यूटी पार्लर में। होता है कि नहीं होता? बताओ जरा जल्दी से। तो आप मुझे बताओ यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट रीजन इसका क्या हो जाएगा? इंट्रॉन्स एब्सेंट। इंट्रॉन्स आर एब्सेंट। क्लियर है? यहां पर आप मुझे बताओ इसका फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा? इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट। क्लियर हो गया? दूसरा रीजन क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहां पर अकर होता है? अकर्स कहां पर होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन भी कहां पर होता है? ट्रांसलेशन कहां पर होता है? अकर्स कहां पर? साइटोप्लाज्म। दोनों ही कहां पर होता है? सेम प्लेस पे। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स इन द सेम प्लेस। अब यहां पर हम देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होता है? मुझे बताओ। न्यूक्लियस के अंदर। बात समझ में आ गया? ट्रांसलेशन कहां पर होता है? ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन का बनना, ये कहां पर होता है? आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए और अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। ट्रांसलेशन कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में।
अब जरा इसको ध्यान से देखना, इसका एक्सप्लेनेशन देखना। बोथ प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। So there is no need of export and protection of mRNA। घर में आप मुझे बताओ, कोई हेलमेट लगा के घूमता है? कोई भी नहीं घूमता। तो घर में हो तो कोई जरूरत ही नहीं है कोई मॉडिफिकेशन करने की। लेकिन यहां पर आप मुझे बताना, ट्रांसक्रिप्शन occurs in nucleus and cytoplasm occurs in and translation क्या होता है? रिकॉर्डिंग में बिल्कुल दिमाग कहीं चला जाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। सो mRNA need to be transported from nucleus to cytoplasm and also need protection from cytoplasmic enzymes। सभी को समझ में आ गया? उस एंजाइम से बचाना भी है, बाहर डंडे ना पड़ जाए तो हेलमेट पहन के जाओ, मास्क पहन के जाओ, शूज पहन के जाओ। समझ में आ गया? ये एक ही जगह रहते हैं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये बाहर जा रहे हैं तो इसलिए इनको सब कुछ करने की जरूरत है, सब कुछ पूरे तैयार होने की जरूरत है। क्लियर हो गया? इनको तैयार होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ कहां पर चल रहा है? एक जगह पर ही चल रहा है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। हो गया पूरा क्लियर? अरे हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बताओ जल्दी से, एक बार रीड कर लो। रीड कर लो एक बार इसको जल्दी से। कोई डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी जल्दी ये पूरी स्लाइड जो है आपको रिवाइज करा दूंगा। समझ में आ गया? वैसे तो मैंने सोचा था कि इस वीक पूरी मैं क्लास ले लूं, लेकिन कल मैं हुई नहीं तो मैं ले लेता। इस पूरे वीक मैंने क्लास लेने का सोचा था। हो गया? तो हम कोशिश करेंगे कि सितंबर पूरे में, मतलब सितंबर अभी ये चल रहा है, मतलब 20 तारीख तक में जितनी क्लासेस आती हैं अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाए। अक्टूबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस ये चैप्टर फिनिश हो जाए, उसके बाद बहुत छोटे छोटे चैप्टर होते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं होते। ये दो बहुत बड़े चैप्टर हैं, वेटेज बहुत बड़ा है इनका, और इनमें बहुत ज्यादा 11th भी यूज होता है, बहुत ज्यादा इसमें 11th भी यूज होता है। तो सभी को अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। आगे बढ़ जाएं। अब देखो, इन प्रोकैरियोट्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? इन प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स ये मैंने प्रोकैरियोट बना दिया। अब मैं इसका डीएनए बना देता हूं। क्या बना दे रहा हूं मैं? इसका डीएनए बना देता हूं। कैसा डीएनए होता है आप मुझे बताओ जरा? इसका डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा डीएनए होता है? फटाफट आप मुझे बताओ। इसका डीएनए होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये न्यूक्लियस नहीं है, इट इज द डीएनए। इट इज बेसिकली डीएनए। ये है क्या आप मुझे बताओ जरा? दिस इज अ डीएनए।
कैसा है, दो स्ट्रैंड है, सर्कुलर है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दिस डीएनए इज कॉल्ड एज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। अब देखो जरा, यहां पर जिस जगह पर हमको आरएनए बनाना है वहां पर दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से मुझे बताओ। इन दो जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, डीएनए की स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डीएनए की स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा। कर दें इसको सेपरेट, चलो इसको सेपरेट कर देते हैं इस तरीके से। ये हमने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। अब मुझे बताओ, मान लो ये नीचे वाली टेम्पलेट है, तो ये नीचे वाली जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इस पे एमआरएनए बनेगा, लेकिन ये एमआरएनए जो है ये देखो जरा इस तरीके से, इससे पहले पूरा कंप्लीट हो पाए दूसरा काम शुरू कर देगा। जैसे मान लो, अब इस तरीके से समझो कि मान लो अभी मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते हैं साइड में स्टार्ट कर दूं, ओके यकीन के बैच, हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हो आप लोग, मैं यकीन की क्लास शुरू कर दूं, ये क्लास फिनिश नहीं हुई, यहां पर मैं यकीन का शुरू कर दूं, कुछ इस टाइप से, एक चीज खत्म नहीं हुई उससे पहले दूसरी चीज शुरू कर दे। क्लियर हो गया, तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, बैक्टीरिया की। यहां पर आप मुझे बताओ क्या चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है, इस जगह पर आप मुझे बताओ जरा क्या बनने लगा, प्रोटीन। क्या बोले, बन रहा है प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसलेशन। क्यों ट्रांसलेशन बोलते हैं, सब आपको आगे समझ में आएगा। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, बिफोर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टार्ट्स, दिस इज कॉल्ड एज कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। समझ में आ गया, तो यहां पर मैं लिख दूं, बिफोर कंप्लीशन ऑफ, before completion of transcription, before completion of transcription translation starts, translation starts, translation start हो जाता है। this is called as कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। दोनों एक साथ हो गए ना, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। इसको हम क्या बोल देते हैं, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सभी को अच्छे से समझ में आ गया, क्या बोल देंगे हम इसको, कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। पूरा क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जल्दी से बता दो, ठीक है। तो अब इसके बाद का हम लाइव क्लास में पढ़ेंगे, क्लियर। और यदि मान लो जैसे कल तो हम दिल्ली में नहीं आ पाएंगे, और यदि मान लो परसों में आ गया तो हुआ तो मैं क्लास ले लूंगा। समझ में आ गया, मैं क्लास ले लूंगा, एमडी सर से मैं क्लास ले लूंगा परसों की, और उसके बाद का भी हुआ तो हम सैटरडे को भी क्लास ले लेंगे। समझ में आ गया, तो बढ़िया से हम इसको फिनिश कर लेंगे, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट जो है ना, ऑलमोस्ट सारी ऐसी चीजें हम पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा। तो आपको यदि कोई डाउट आया होगा, देखो ये टॉपिक्स ऐसे एक बार में समझ में नहीं आते, बॉटनी के टॉपिक्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें यहां पर 11th ज्यादा यूज होती है। 11th वाले जितने पढ़े सबको बिल्कुल दिमाग में चीजें सेट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उन्होंने 11th पढ़ा हुआ है। तो जो डायरेक्ट 12th में उनको थोड़ा सा टाइम लगता होगा यदि मेहनत करोगे, लेकिन वो भी कर सकते हैं यदि वो मेहनत करेंगे तो। समझ में आ गया, तो चलो इसके बाद का हम लोग कहां कब पढ़ेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में क्या क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लाइव में कराऊंगा, जिससे आपके डाउट्स आएंगे तो उनको देखता जाऊंगा और मैं आपको जवाब देता जाऊंगा। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।